हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है टिश्यू। हमने अब तक पढ़ा है कि जो सेल होते हैं वो मिलकर टिश्यू फॉर्म करते हैं और जो टिश्यू होते हैं वो मिलकर ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं और ये ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हमें यहाँ इनमें से सिर्फ टिश्यूज को अच्छे से डिटेल में समझना है। Alright, let's get started. तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन दैट एक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब कि टिश्यूज जो है वो उन सेल्स का ग्रुप होते हैं जिनके शेप और फंक्शन एक जैसे होते हैं और ये सभी सेल जो ग्रुप में होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब है कि टिश्यूज एक जैसे सेल्स का ग्रुप होता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आगे हमें देखना है कि क्या ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक जैसे टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन या टॉपिक का आंसर बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में ही देखा है कि प्लांट्स और एनिमल अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जब प्लांट्स और एनिमल अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं, तो जब उनके अंदर सेल्स ही अलग अलग होते हैं तो टिश्यूज कैसे भी सेम नहीं हो सकते हैं। और इसका रीजन है कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे डिफरेंसेस पर जिनकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यू अलग अलग होते हैं। तो प्लांट्स स्टेशनरी और फिक्स होते हैं। तो प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते क्योंकि ये एक जगह पर फिक्स होते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड रीजन्स में होती है। तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स की मोस्टली जो ग्रोथ है वो उनके पर्टिकुलर पार्ट्स में होती है, जो कि है ऊपर शूट्स और नीचे रूट्स में। कहने का मतलब है कि प्लांट्स के हर एक पार्ट में एक जैसी ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ उनके लिमिटेड रीजन में होती है। इसके साथ जो प्लांट्स होते हैं उन्हें काफ़ी कम एनर्जी चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते, इसलिए इन्हें सर्वाइव करने के लिए काफ़ी कम एनर्जी चाहिए होती है। और प्लांट्स के जो ज़्यादातर टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं। तो प्लांट्स की इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से प्लांट्स में अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। वहीं पर जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं, उनके हर एक पार्ट में ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनके हर एक पार्ट में अच्छे से ग्रोथ होती है और इन्हीं दो पॉइंट्स की वजह से जो एनिमल्स होते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। इसके साथ इनके ज़्यादातर जो टिश्यूज होते हैं वो अलाइव होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स में इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग टिश्यूज पाए जाते हैं। जो टिश्यूज प्लांट्स में पाए जाते हैं उन्हें प्लांट टिश्यू कहा जाता है और जो टिश्यूज एनिमल्स में पाए जाते हैं उन्हें एनिमल टिश्यू कहा जाता है, प्लांट टिश्यूज को। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, जिन्हें हमें अब समझना है। तो पहले है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये सिंपल लिविंग टिश्यू होते हैं, यानी कि जिंदा टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। और इन टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और नए सेल्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ग्रोइंग ब्रांचेस होती हैं और भी कोई ग्रोथ रीजन होता है, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही पाए जाते हैं। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उन्हें 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, जो कि है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरसेलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, और ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये स्टेम्स और रूट्स की ग्रोइंग टिप्स में प्रेजेंट होता है और इसी वजह से ये जो स्टेम्स और रूट्स हैं ये उनकी एलोंगेशन में हेल्प करता है। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। और ये एपिकल मेरिस्टेम ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ के लिए। मतलब स्टार्टिंग में जो प्लांट्स की स्टेम और रूट में जो ग्रोथ होती है, जिसे प्राइमरी ग्रोथ भी कहा जाता है, वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही होती है, लेटरल मेरिस्टेम। तो आप ये देखिए, ये है प्लांट में लेटरल मेरिस्टेम, जो कि इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो आप ये देखिए, ये है प्लांट, इसमें ये है एपिकल मेरिस्टेम और ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जिसमें कि लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है इसी की वजह से वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट टिश्यू, मतलब वो टिश्यू जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। मतलब कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट टिश्यू लेटरल मेरिस्टेम से ही डेवलप होते हैं। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है इसी की वजह से स्टेम्स और रूट्स की जो गिर्थ होती है वो बढ़ती है। तो गिर्थ होती है एक तरह से चौड़ाई। तो प्लांट्स की स्टेम राउंड होती हैं। तो गिर्थ का मतलब यहाँ सर्कुलर वे में है, क्योंकि स्टेम चारों तरफ से चौड़ाई में बढ़ती है, जिसे कि गिर्थ कहा जाता है। और ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ही बढ़ती है। और इसके साथ ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो सेकेंडरी ग्रोथ का सिंपली मतलब है चौड़ाई में बढ़ना, और वहीं पर प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है लंबाई में बढ़ना। तो प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टेम
और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये जो है वो प्लांट में इंटरनोड्स में पाया जाता है यहाँ पर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि प्लांट्स की स्टेम वगैरह या ओवरऑल लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो आप इस डायग्राम पर नज़र डालिए, इसमें यह है एपिकल मेरिस्टेम और यह है इंटरसेलरी मेरिस्टेम और यह है लेटरल मेरिस्टेम, और इन सभी के फंक्शंस को हम ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं। यह परमानेंट टिश्यू, तो ये टिश्यूज उन सेल्स से मिलकर बने होते हैं जो कि आगे डिवाइड नहीं हो सकते। तो इन टिश्यूज का शेप, साइज और थिकनेस है वो डेफिनेट होती है, यानी कि फिक्स होती है। इसके साथ ये जो परमानेंट टिश्यू हैं वो चाहे डेड हो सकते हैं या लिविंग हो सकते हैं, मतलब कि परमानेंट टिश्यू लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये आगे दो टाइप्स के होते हैं, जो कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि सिमिलर टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मतलब कि सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे सेल से मिलकर बने होते हैं जो कि एक जैसे हों, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस भी सेम हो। और ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं इसके भी आगे दो टाइप्स होते हैं, जो कि है प्रोटेक्टिव टिश्यूज और सपोर्टिंग प्रोटेक्टिव टिश्यूज। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, जो कि है एपिडर्मिस एंड कॉर्क, जिसे कि फेलम भी कहा जाता है, जिन्हें हमें सेपरेटली यानी कि अलग अलग समझना है। तो पहले है एपिडर्मिस। तो ये एक बाहर की सिंगल सेल की एक लेयर होती है प्लांट ऑर्गन जैसे लीफ, फ्लावर और रूट्स की। और ये जो एपिडर्मिस होती है वो एक वाटरप्रूफ लेयर से कवर होती है, जो कि होती है क्यूटाइल। तो आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि जब बारिश होती है और जब वो रुक जाती है तो पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें रह जाती हैं। तो वो बूंदें हैं वो लीफ के अंदर क्यूटाइल लेयर की वजह से ही एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि लीफ में एपिडर्मिस होता है और एपिडर्मिस में एक वाटरप्रूफ लेयर होती है जिसे क्यूटाइल कहा जाता है। इसके साथ ये जो एपिडर्मिस होता है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। और ये जो पोर्स या स्टोमेटा होते हैं इनके दोनों साइड में किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, जिन्हें गार्ड सेल्स भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड सेल होते हैं जो कि स्टोमेटा के दोनों तरफ पाए जाते हैं। इन्हें और अच्छे से समझने के लिए आप नज़र डालिए इस डायग्राम पर। तो इस डायग्राम में शो किया गया है कि जब लीफ को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो कुछ ऐसी दिखती है। तो इस डायग्राम में आप देखिए ये है सेल, और इन सभी को एक साथ एपिडर्मिस कहा जाता है। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रही है ये है स्टोमेटा, और इसके आसपास जो किडनी जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ये है गार्ड सेल्स। इसमें पहला फंक्शन है कि स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस अलाउज गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब कि एपिडर्मिस के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। ये स्टोमेटा CO2 को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। इसका दूसरा फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। मतलब कि जो एपिडर्मिस होता है वो प्लांट को इन्फेक्शन और सूखने से बचाता है। इसके बाद स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपायरेशन। तो ये जो स्टोमेटा होता है वो अपने से वाटर को लॉस होने देता है ट्रांसपायरेशन के लिए, जब प्लांट में एक्सेस वाटर आ जाए। और बात करें ट्रांसपायरेशन की, तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स की एरियल पार्ट्स यानी कि ऊपर वाले पार्ट्स से वाटर वेपर फॉर्म में निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू। तो ये स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। लेकिन जब प्लांट्स में वाटर की कमी होती है तो क्यूटाइल जो कि एक वाटरप्रूफ लेयर होती है वो ट्रांसपायरेशन और इवोपोरेशन की रेट को कम कर देती है। तो कॉर्क या फेलम बेसिकली पेड़ की छाल होती है, जो कि पेड़ के तने की आउटर कवरिंग होती है। ये जो है वो डेड सेल्स यानी कि मरे हुए सेल से मिलकर बनी होती हैं, और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मतलब कि इनके सेल्स पैक्ड होते हैं और उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। और ये कॉर्क होती है। इसकी सेल वॉल में एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि है सुबेरिन। ये सेल वॉल इम्परमिएबल होती है, यानी कि इससे कोई भी चीज ना अंदर जा सकती है और ना ही बाहर आ सकती है। इसके साथ कॉर्क में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, और इसका मेन रीजन ये है क्योंकि ये डेड सेल से मिलकर बना होता है। तो इसका पहला फंक्शन है कि ये प्लांट को टफनेस प्रोवाइड करता है और उसे किसी भी इन्फेक्शन या मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। तो कॉर्क प्लांट को हार्ड बनाती है, और ये इम्परमिएबल होने के कारण अपने आप से कुछ भी प्लांट के अंदर पास नहीं होने देती। इस तरह से कॉर्क जो है वो प्लांट को बाहरी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। इसका दूसरा फंक्शन है कि ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर और इंसुलेटर की तरह काम करता है प्लांट के लिए। तो कॉर्क प्लांट को प्रोटेक्ट करता है किसी मेजर या माइनर एक्सीडेंट में,
क्योंकि ये शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और इसके साथ ये प्लांट्स को ठंडा रहने में भी काफ़ी हेल्प करता है गर्मियों के टाइम पर। और इसका रीज़न भी यही है क्योंकि ये इम्परमिएबल होता है। इसके साथ ये जो कॉर्क होती है वो स्पोर्ट्स का सामान जैसे कि क्रिकेट बैट, वुडन पेडल्स एटसेट्रा बनाने में काम आता है। तो ये थे 2 प्रोटेक्टिव टिश्यू जिनके बारे में हमें पढ़ना था। सपोर्टिंग टिश्यू, तो ये टिश्यूज सपोर्ट देने का काम करते हैं प्लांट्स को। और ये जो सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि है पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों को आगे हमें अच्छे से डिटेल में समझना है। तो ये लिविंग सेल से बनी हुई और थिन बॉल सेल्ड ओवल और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसका जो वैक्यूल है वो काफ़ी बड़ा होता है। और ये जो है वो लीव्स, रूट्स और पिथ ऑफ स्टेम मतलब कि स्टेम की बैक साइड में पाया जाता है। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं ये है पेरेन्काइमा। और आप देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं इनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी पतली है और इनके अंदर सेल्स स्फेरिकल और ओवल दोनों शेप्स में प्रेजेंट हैं। और इन सेल्स का जो वैक्यूल है वो काफ़ी बड़ा है। तो आगे हमें देखना है पेरेन्काइमा के फंक्शंस को। तो इसका पहला फंक्शन है कि ये फूड को स्टोर करते हैं लार्ज वैक्यूल्स के अंदर। इसके साथ ये जो पेरेन्काइमा है वो सेल्स को टर्गिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि उसे वाटर होल्ड करने में हेल्प करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेरेन्काइमा में लार्ज वैक्यूल होता है जिसमें कि पहले से ही एक्सेस वाटर होता है, तो इसीलिए ये सेल को टर्गिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसका तीसरा फंक्शन है कि पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब कि प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ ये जो पेरेन्काइमा है वो बाउंड रिपेयर करता है और न्यू ग्रोथ करता है, मतलब कि प्लांट्स में अगर कोई घाव हो जाता है तो पेरेन्काइमा उसे रिपेयर करता है। और प्लांट्स के अंदर जो भी नई ग्रोथ होती है वो पेरेन्काइमा की वजह से ही होती है। और ये पेरेन्काइमा ही एक्वाटिक प्लांट्स में बियोन्सी को कंट्रोल करता है। तो जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं यानी कि पानी वाले प्लांट्स, उन्हें ये पेरेन्काइमा बियोन्सी कंट्रोल मतलब उन्हें सिंक और फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है। कोलनकाइमा, तो ये टिश्यू लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं जिनकी सेल वॉल कॉर्नर्स पर काफ़ी मोटी होती है। और ये जो है वो फिलर टिश्यू फॉर्म करते हैं प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट में। और ये जो है वो कॉर्टेक्स में, प्राइमरी स्टेम्स की पिथ में, रूट की एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। ये कोलनकाइमा एक तरह से प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट में जगह को भरने के काम में आते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए तो इसमें दिख रहा है कि ये जो सभी सेल्स हैं ये कॉर्नर पर काफ़ी थिक हैं और प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट में पाए जाते हैं। और बात करें इसके फंक्शंस की तो इसका पहला फंक्शन है कि ये प्लांट के पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स के पार्ट में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कोलनकाइमा की वजह से ही होती है। इसके साथ ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह से ये प्लांट्स को किसी भी एक्सीडेंटल केस में टूटने से बचाता है। और ये जो कोलनकाइमा है वो प्लांट्स में बैक एंड प्लेस को भरने का भी काम करता है। तो क्योंकि कोलनकाइमा के सेल्स की बॉल काफ़ी मोटी होती है और वो ज़्यादा एरिया कवर करती है, इसीलिए जो कोलनकाइमा होती है वो प्लांट्स में बैक एंड प्लेस को भरने के काम में आती है। स्क्लेरेन्काइमा, तो ये एक स्ट्रेंथिंग टिश्यू होता है जिसके सेल्स डेड होते हैं और इसकी सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होती है जो कि लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन जो है वो काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है। और बात करें स्क्लेरेन्काइमा की लोकेशन की तो ये स्टेम्स में वस्कुलर बंडल्स की तरफ, लीव्स की बेन्स में और सीड और नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये प्लांट्स के पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो कि है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये वो टिश्यू होते हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो कि मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं। इन टिश्यूज को कंडक्टिंग या वेस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है। कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू। ये टिश्यूज ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर और मिनरल्स को ऊपर और नीचे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि है जाइलम और फ्यूलम। तो जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जो कि वाटर और डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स को रूट्स से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कि जाइलम का मेन काम होता है वाटर और डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना रूट्स के थ्रू। तो ये तो अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। और इसी तरह से ये जो जाइलम टिश्यू होता है वो भी 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, जो कि है ट्रेकियार्ड्स, बेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये ट्रेकियार्ड्स, तो ये जाइलम के अंदर इलोंगेटेड यानी कि लंबे डेड सेल्स होते हैं
जो कि वाटर के कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप नजर डालिए इस डायग्राम पर। यह है जाइलम। इसके अंदर आप ये जो लंबी डेड सेल्स देख रहे हैं, यह है ट्रेकियार्ड्स, जो कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। वेसल्स, तो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि एक के ऊपर एक रखी होती है और ये वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल फॉर्म करती है। तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम के अंदर सबसे मेन रोल वेसल्स का ही होता है। और इस डायग्राम में जो आपको सिलेंड्रिकल टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, यह है वेसल्स, जो कि आप देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक रखी हुई है। जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये थिक सेल्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या कहें फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। और ये जो स्ट्रक्चर आपको इस डायग्राम में दिख रही है, यह है जाइलम पैरेन्काइमा, यह जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो ये नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं जिनकी सेल वॉल थिक होती है और ये जाइलम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और बात करें इसकी लोकेशन की, तो वो डायरेक्टली विजिबल नहीं है जाइलम के अंदर, लेकिन ये जो है वो ट्रेकियार्ड्स और जाइलम पैरेन्काइमा के बीच में प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। और इसका मेन काम होता है जाइलम टिश्यू को मेंटेन रखना या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो आपको जाइलम टिश्यू के अंदर सभी सेल्स के फंक्शंस को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। फ्यूलम, तो फ्यूलम भी एक वेस्कुलर या ट्रांसपोर्ट टिश्यू होता है प्लांट्स में, जो कि शुगर और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। फ्यूलम के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि फ्यूलम के अंदर जो फूड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स दोनों साइड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर मोस्टली खाना लीव्स के अंदर बनता है, तो फ्यूलम फूड का ट्रांसपोर्टेशन लीफ से ही करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम बात करें फ्यूलम के डायग्राम की, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो फ्यूलम होता है वो भी 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, जो कि है सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्यूलम फाइबर्स एंड फ्यूलम पैरेन्काइमा। सीप ट्यूब्स, तो प्लांट्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फूड बनता है वो सीप ट्यूब से ही ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्लांट के अंदर जो भी फूड बनता है वो सब सीप ट्यूब्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। आप फ्यूलम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये हैं सीप ट्यूब्स। तो ये सेल्स शुगर की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं सीप ट्यूब्स के अंदर। मतलब कि सीप ट्यूब्स के अंदर जो भी फूड ट्रांसपोर्ट होता है उसे कंपेनियन सेल्स ही डिसाइड करती हैं कि ये फूड ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा या नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। तो कंपेनियन सेल्स एक तरह से फूड के ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन को डिसाइड करती हैं। और बात करें इन सेल्स की लोकेशन की फ्यूलम के अंदर, तो ये सेल्स सीप ट्यूब से एसोसिएटेड रहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फाइबर्स को। तो इनके बारे में दिया हुआ है कि ये सीप ट्यूब्स के पास में प्रेजेंट होते हैं और ये सीप ट्यूब्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और चौथा सेल जिसके बारे में फ्यूलम के अंदर हमें पढ़ना है वो है फ्यूलम पैरेन्काइमा। तो ये थिक सेल्स होते हैं जिसमें कि फूड स्टोर होता है। और आप ये जो सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स के आसपास स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है फ्यूलम पैरेन्काइमा। यहाँ आपको बस इनके फंक्शंस को याद रखना है। तो चलिए अब हम एक बार नज़र डालते हैं कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने देखा कि टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, जो कि है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। और ये जो प्लांट टिश्यू होते हैं इसके भी फर्दर 2 टाइप होते हैं, जो कि है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसके भी 3 टाइप होते हैं, जो कि है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरसेलरी मेरिस्टेम। वहीं पर ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो आगे 2 टाइप के होते हैं, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप होते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू के भी 2 पार्ट होते हैं, जो कि एपिडर्मिस और कॉर्क। वहीं पर सपोर्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, जो कि है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और वहीं पर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि है जाइलम और फ्यूलम। तो इन सभी टिश्यूज के बारे में अभी कुछ टाइम पहले हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये सभी प्लांट टिश्यूज थे। तो प्लांट टिश्यूज को समझने के बाद अब हम समझते हैं दूसरे टाइप के टिश्यूज को, जो कि है एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, जो कि सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं। और ये जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जो कि है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू समझना है। तो सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू।
तो एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। तो ये टिश्यू सिंगल लेयर की सेल से बने होते हैं और इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं और ये टिश्यू सभी ऑर्गन्स को कवर करते हैं, जैसे कि स्किन, माउथ की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, किडनी ट्यूब्स, ये सब एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में याद रखने वाली बात यह है कि इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं और ये सेल की सिंगल लेयर से फॉर्म होते हैं। और ये जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसे फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, जो कि है स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोल्यूमिनर एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो अब हम इन चारों पार्ट को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम से। तो स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एंड टू एंड अरेंज होते हैं, जैसे कि फ्लोर पर टाइल्स अरेंज होती हैं। और ये स्क्वेमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स, टंग की जो कवरिंग होती है, हमारी स्किन, इन सब को फॉर्म करती है। इसके साथ ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है वो हमारी कैविटीज की जो लाइनिंग होती है, जैसे कि माउथ की कैविटी, ओसोफेगस की कैविटी, नोज की एल्यूबलाई, उनको फॉर्म करता है। और स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि स्किन को फॉर्म करते हैं, वो लेयर्स में अरेंज होते हैं उसको टूटने, फटने या फिर किसी और भी मैकेनिकल लॉस से प्रिवेंट करने के लिए। और अब आप नज़र डालिए इस डायग्राम पर, तो यह है स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सभी सेल्स हैं वो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमें समझना दूसरे एपिथेलियल टिश्यू को, जो कि है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप में होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और ये टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये किडनीज में, थायराइड वेसल्स में, सलेवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स में पाया जाता है। इसके साथ ये जर्मिनल एपिथेलियम फॉर्म करता है एनिमल्स के प्राइवेट पार्ट्स, जैसे टेस्टिस और ओवरी पर। जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब होता है उनकी आउटर लेयरिंग। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्राइवेट पार्ट की आउटर लेयरिंग को फॉर्म करता है। इसके बाद आगे हमें समझना है कोल्यूमिनर एपिथेलियम के बारे में। तो ये एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी सरफेस पर थ्रेड्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो आप नज़र डालिए इस डायग्राम पर, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये पिलर टाइप की स्ट्रक्चर है और ये थ्रेड्स जैसे आपको इसकी सरफेस पर दिख रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके साथ जो कोल्यूमिनर एपिथेलियम होती है वो स्टोमक की लाइनिंग फॉर्म करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। इसके बाद लास्ट एपिथेलियम टिश्यू है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जब काफ़ी सारी स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं तो उसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है। आप इस डायग्राम पर नज़र डालिए, यह है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर्स में अरेंज हैं और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम यूटेराइन और ओसोफेगस में पाया जाता है। तो यूटेराइन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ओसोफेगस होती है फूड पाइप, जो कि फूड को माउथ से स्टोमक में ले जाती है। इसके बाद हमें समझना है एनिमल टिश्यू के दूसरे टाइप को, जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बेसिकली वो टिश्यूज होते हैं जिनके सेल्स ऑल ओवर बॉडी में फैले रहते हैं और इन टिश्यूज का बेसिक फंक्शन होता है डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये भी फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि है एरोलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज और फ्लूइड टिश्यूज। एरोलर टिश्यू, तो ये टिश्यू स्किन में, ब्लड वेसल्स के आसपास, नर्व्स में और बोन मैरो यानी कि हड्डियों के बीच में पाया जाता है। और इसका फंक्शन है कि जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनमें ये भरे होते हैं या पाए जाते हैं। तो ये टिश्यू हमारी आउटर स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और हमारे हार्ट, ब्रेन और आईबॉल्स के आसपास चारों तरफ प्रेजेंट होता है। और बात करें इसके फंक्शन की, तो इसका मेन फंक्शन है कि ये एज अ इंसुलेटर काम करता है और हमारी बॉडी में से हीट के लॉस को प्रिवेंट करता है या रोकता है। तो स्केलेटल टिश्यू इन 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो कि है बोन्स, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज। तो पहले हम समझते हैं बोन्स को। तो ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा बनाती हैं, जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं और ये मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती हैं। इसके बाद है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स जो हैं वो 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं।
तो दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है जिससे वो जुड़ी होती हैं उसे लिगामेंट ही कहा जाता है। इसके बाद हमें देखना है टेंडन्स को। तो जो टेंडन्स होते हैं वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली मसल्स जो बोन से जुड़ी होती हैं वो टेंडन्स के कारण ही जुड़ी होती हैं। टेंडन्स फाइबर्स से बने होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। टेंडन्स की फ्लेक्सिबिलिटी बोन से ज़्यादा होती है और लिगामेंट्स से कम होती है। इसके बाद स्केलेटल टिश्यू में चौथी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है बोन्स के कंपैरिजन में और ये कम हार्ड होता है जो कि प्रोटीन्स और शुगर्स से बना होता है और ये नोज, ईयर और लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। तो आप चाहें तो कार्टिलेज को अभी अपने कान को पकड़कर एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लूइड या वेस्कुलर टिश्यू। तो इनमें मेनली वो टिश्यू होते हैं जो कि बॉडी में से एक जगह दूसरी जगह फ्लो करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर मेनली एक ही फ्लूइड टिश्यू होता है जो कि है ब्लड, जिसे हमें अब समझना है। तो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सब्सटेंस जैसे कि गैसेस, हार्मोन्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो ब्लड होता है उसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो कि है प्लाज्मा, और इसके अंदर ही आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मिली हुई होती हैं। इसके साथ ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले है आरबीसीज। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। इसके अंदर लाल कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि है हीमोग्लोबिन, जो ब्लड को ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट करता है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। इसके बाद है डब्ल्यूबीसीज। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बाहर के हार्मफुल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर ब्लड में इनकी कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को अच्छे से समझाने के लिए हमारी जो टीचर थी उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया था। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे सुने। तो आप मान लो कि ब्लड है हमारा प्यारा इंडिया और डब्ल्यूबीसी है इसके सोल्जर्स और टेररिस्ट हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो अगर हमारे सोल्जर्स यानी कि डब्ल्यूबीसी कमज़ोर या कम पड़ते हैं तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस या टेररिस्ट हमारी कंट्री में घुस आएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर वहीं पर अगर डब्ल्यूबीसी सही मात्रा में होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि हमारे सोल्जर्स या आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगी इन हार्मफुल सब्सटेंसेस से या टेररिस्ट से। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स एंड आवर इंडियन आर्मी। तो अब आपको शायद ये आर्मी वाले एग्जाम्पल से डब्ल्यूबीसी का फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें समझना है प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स ब्लड में क्लॉट बनाने का काम करते हैं, यानी कि ब्लड में क्लॉटिंग इन्वॉल्व होती है। तो क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का थक्का जमना। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हमें चोट लग जाती है तो उस जगह से खून बहने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो खून अपने आप बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है? तो ये सब प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। वही खून को रोकने में हेल्प करती है मस्कुलर टिश्यू। तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही होती है, और ये टिश्यू रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबल होती हैं। मतलब कि ये टिश्यू रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो मस्कुलर टिश्यू या मसल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि है स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स, जिन्हें हमें अब समझना है। तो पहले है स्ट्रिएटेड मसल्स। तो ये मसल्स मेनली बोन से अटैच्ड होती हैं टेंडन्स के द्वारा। ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। इन मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि इनके सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और इन मसल्स में एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है मसल्स को, जिससे कि मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। इन मसल्स से अगर ज़्यादा काम लिया जाए तो ये थक जाती हैं और इन्हें रेस्ट की नीड होती है। इन मसल्स को हम एक्सरसाइज और डाइट से ग्रो भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी मसल्स काफ़ी बड़ी होती हैं। इसके बाद मस्कुलर टिश्यू का दूसरा टाइप है स्मूथ मसल्स। तो ये इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं, मतलब कि इन मसल्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और इन मसल्स के सभी सेल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि इनके हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। इसके साथ ये मसल्स स्पिंडल शेप्ड होती हैं। स्पिंडल मतलब धुरी जैसा, सिंपली ऐसा शेप जो बीच में मोटा हो और कोनों पर पतला हो।
ये मसल्स हमारी आइरिस ऑफ आई में यानी कि आंखों की पुतलियों में, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रोंकाई में, इंटेस्टाइन में, स्टोमक की बॉल्स में एटसेट्रा में पाई जाती हैं। इसके बाद तीसरे टाइप की मसल्स हैं कार्डिक मसल्स। तो ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं जो कि सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं और ये इनवॉलेंटरी मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब कि इनकी भी सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है और इन मसल्स के अंदर जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है। और जब ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है, यानी कि जब कार्डिक मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, तो इंसान इमीडिएटली डेड हो जाता है। नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू को न्यूरॉन टिश्यू भी कहा जाता है और ये हमारी बॉडी में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पास करते हैं। इनका मेन फंक्शन है कि ये बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं और इनका मेजर रोल होता है हमारे इमोशंस में और मेमोरी में। तो नर्वस टिश्यू जिन सेल्स से मिलकर बना होता है वो होते हैं नर्व सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है न्यूरॉन का डायग्राम। तो इसमें ये है डेंड्राइट जो कि इसकी टिप पर प्रेजेंट है और ये है इसका न्यूक्लियस जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। ये है एक्सॉन और एंड में ये है नर्व एंडिंग। तो इस डायग्राम में और भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन इस क्लास में आपको केवल न्यूरॉन के बारे में इतना ही जानना है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर ये जो फ्लोचार्ट देख रहे हैं इसमें एनिमल टिश्यू के टाइप्स और उनके नेम दिए हुए हैं। जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले प्लांट टिश्यू को देखा था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है।